नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। मेरे साथ है प्रीति, समीर और सुमेरा। और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की कामयाबी पर गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है। गृह मंत्री ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में यह ऐतिहासिक उपलब्धि है, यह कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। नक्सलियों का बड़ा लीडर बसव राज भी मारा गया। बसव राज पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। वैसे आपको बता दें, बड़ी सफलता के लिए सुरक्षा बलों को बधाई दी है गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि 3 दशक में पहली बार महासचिव स्तर का नक्सली मारा गया है। तो देखिए, सुरक्षा बलों को छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर 1 करोड़ के इनामी नक्सली बसव राज को मार गिराया सुरक्षा बलों ने। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट करके बधाई दी और यह कहा है कि 3 दशकों की यह सबसे बड़ी कामयाबी है नक्सल ऑपरेशन में। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की सफाई का अभियान लगातार जारी है। नारायणपुर में हुई मुठभेड़ पर आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड समेत अन्य सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के बीच 3 दिन से जारी मुठभेड़ में भारी कामयाबी मिली है। कहा जा रहा है कि शीर्ष नक्सली नेता नमला केशव राव उर्फ बसवराज भी इस मुठभेड़ में मारा गया, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था। इस एनकाउंटर में अब तक 30 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सूत्रों के अनुसार मारे गए नक्सलियों में कई बड़े कमांडर और वांछित नाम शामिल हैं। तलाशी अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने मुठभेड़ में शामिल जवानों के साहस की सराहना की है। अब 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में मिली सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया में सुरक्षा बलों को बधाई दी है। पीएम ने लिखा, इस उल्लेखनीय सफलता के लिए हमें अपने सैन्य बलों पर गर्व है। हमारी सरकार नक्सलवाद के खतरे को खत्म करने और अपने लोगों के लिए शांतिपूर्ण और प्रगतिशील जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने जो पोस्ट की है वो हमने आपको दिखाई और इसी पोस्ट को कोट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नक्सल ऑपरेशन में मिली इस कामयाबी पर अपनी बात रखी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पानी के लिए संग्राम हो रहा है। सिंध के गृह मंत्री के घर पर भीड़ ने हमला बोल दिया। गृह मंत्री के घर को भीड़ ने जला दिया है। गृह मंत्री जियाउल हसन का घर देखिए किस तरह से भीड़ ने फूंक दिया। पानी के लिए नाराज भीड़ ने किया था गृह मंत्री के घर का घेराव और उसके बाद घर में आग लगा दी। तो भारत के सिंधु जल स्ट्राइक का असर पाकिस्तान पर साफ नजर आ रहा है। सिंध में पानी को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान का सिंध जल रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री का घर फूंका, मशीन गन से खुलेआम गोलीबारी। सिंध में पुलिस वाले पर फूटा लोगों का गुस्सा। पाक गृह मंत्री के घर में तोड़फोड़। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में लगाई आग। पाकिस्तान के सिंध में आग की लपटें, धुएं का गुब्बार। सिंध में अशांति है, अफरा तफरी। पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ गुस्सा है। आम लोगों के सिर पर खून सवार है। सिंध के 9 शहरों फिरोज के मोरो शहर में प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन घायल हो गए, जिसमें एक डीएसपी और 6 अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। लोगों में इस कदर नाराजगी थी कि उन्होंने मोरो शहर के रहने वाले पाकिस्तान के गृह मंत्री का घर भी फूंक डाला। दरअसल सिंध के मोरो शहर में सिंध सभा ने एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। जब पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की तो लोग भड़क गए और हिंसा पर उतारू हो गए। और सिंध के क्या हालात हैं ये आपने देखा। अब जानिए सिंध में भड़की हिंसा और आम लोगों के गुस्से की वजह क्या है। पाकिस्तान के सिंध में लोगों का गुस्सा पानी को लेकर फूट पड़ा है।
भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित किया तो पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने शुरू किए। पाकिस्तान सरकार का सिंधु नदी पर 6 नहर बनाने का प्रस्ताव है। सभी 6 नहर पंजाब प्रांत में बनाने का प्रोजेक्ट। चोलिस्तान में सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नहर निर्माण। पंजाब प्रांत में नहर बनाने पर सिंध के लोगों का विरोध। सिंध प्रांत के साथ भेदभाव करने का आरोप। सिंध के हिस्से का पानी पंजाब को देने का विरोध। सिंध के लोगों का मानना है कि नहर बनने से सिंध में पानी का संकट पैदा हो जाएगा। नहर बनाने के विरोध में सिंध सभा पार्टी ने मोरो में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। जब पुलिस ने प्रदर्शन रोकने की कोशिश की तो लोग भड़क गए और हिंसा पर उतारू हो गए। उनका गुस्सा पाकिस्तान के गृह मंत्री के घर पर भी फूटा। उन्होंने गृह मंत्री के घर तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। सिंध के लोग कॉर्पोरेट खेती के खिलाफ भी विरोध कर रहे हैं। और जासूसी कांड की जांच में अब हनी ट्रैप की भी एंट्री हो गई है। जासूसी के आरोप में पकड़े गए देवेंद्र सिंह ढिल्लों ने यह बड़ा पर्दाफाश किया। जासूसी कांड में हरियाणा के कैथल से पकड़े गए देवेंद्र सिंह ढिल्लों ने पूछताछ में पाकिस्तान की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है। पूछताछ में देवेंद्र ने बताया है कि जिस लड़की मैडम एक्स ने उसे अपने जाल में फंसाया, उसने पहले भी कई भारतीय नौजवानों को अपने जाल में फंसाया है और जासूसी करवाने के लिए मजबूर करने की भी कोशिश की है। उसके निशाने पर भारत के कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। इतना ही नहीं, हनी ट्रैप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश का सबसे अहम हिस्सा है। ISI ने इससे पहले भी भारतीय मूल के कई लोगों को हनी ट्रैप में लेने की कोशिश की है। कई बार ISI के एजेंट सोशल मीडिया पर लड़की का फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं। देवेंद्र के मुताबिक विक्की नाम के पाकिस्तानी नागरिक ने उसकी मुलाकात एक महिला से कराई, जिसे उसने अपने दोस्त की मित्र बताया। फिर विक्की ने ही मुझसे एक भारतीय सिम मुहैया कराने को कहा। अब सुरक्षा एजेंसियां उस भारतीय सिम नंबर की तफ्तीश कर रही हैं। पुलिस पता लगा रही है कि उस नंबर का इस्तेमाल कौन कर रहा है। इसके साथ ही देवेंद्र सिंह ढिल्लों के बयानों की तस्दीक भी की जा रही है। जासूसी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है। जांच एजेंसियां ज्योति के बनाए ब्लॉग्स से सबूतों की तलाश कर रही हैं। वहीं उससे पूछताछ में कई जानकारियां भी सामने आई हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि जासूसी की आरोपी ज्योति अपने ब्लॉग के जरिए पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैला रही थी। ज्योति पर आरोप है कि उसने अपने ब्लॉग में भारत की कमजोरी को हाईलाइट किया। बॉर्डर से सटे गांव में पानी की कमी और स्कूल की कमी को भी उजागर कर रही थी। ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी PIO के शाकिर और राणा शहबाज को बेहतर संवेदनशील जानकारियां मुहैया कराई थी। ज्योति पर आरोप है कि अलग नंबरों से ज्योति ने टेलीग्राम पर एक अलग ID बनाई और शाकिर को अटारी बॉर्डर और राजस्थान बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट की अहम जानकारियां शेयर की। इतना ही नहीं, ज्योति ने बॉर्डर किनारे के गांवों में सैनिकों का कहां डिप्लॉयमेंट कम है और कहां ज्यादा, ये जानकारी भी शाकिर से शेयर की। इस बीच यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ में कई अहम बातें सामने आई हैं। अपनी पहलगाम यात्रा के दौरान ज्योति ने कई वीडियो भी शूट किए थे। जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति ने पहलगाम के स्ट्रेटेजिक वीडियो बनाकर ISI के साथ शेयर किए थे। हालांकि उसने पूछताछ में इसे लेकर हामी नहीं भरी है। तो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर हाईकोर्ट की रिपोर्ट पर बीजेपी ने कहा है कि रिपोर्ट से हिंदू विरोधी सरकार का क्रूर रूप सामने आ गया है। उधर कांग्रेस का कहना है कि जांच के हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय द्वारा गठित SIT की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही। 11 अप्रैल जुमे के दिन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, उससे तृणमूल कांग्रेस, इंडी गठबंधन और ये सेकुलरिज्म के सो कॉल्ड सेल्फ चैंपियंस का नकाब पूरी तरीके से उतर गया है। पहलगाम से तुलना करेंगे तो पहलगाम तो एक्ट ऑफ टेरर था, इसको भी एक्ट ऑफ टेरर बोल रहे हैं तो बोलिए। फिर उसके बाद आपने ही कहा कि एक्ट ऑफ टेरर वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब किसके खिलाफ वॉर करेंगे जरा बताएं। जांच होने दीजिए, जो जांच में निकल कर आएगा कानूनी कार्रवाई जिसने भी गलत किया उसके खिलाफ होनी चाहिए, होगी। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 जुलाई से नियमित सुनवाई होगी और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह तय किया है कि 2 जुलाई से 8 जुलाई तक वो केस की नियमित सुनवाई करेगा।
नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के दौरान आज कोर्ट में ईडी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। मामले पर बीजेपी ने तंज किया है। तो अगर 142 करोड़ का विषय आया है, ये बहुत गंभीर बात है। ये कांग्रेस पे सिर्फ कानूनी नहीं, ये कांग्रेस पे सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि गंभीर नैतिक सवाल पैदा करता है कि जो लोग अपने को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विरासत के एकमेव उत्तराधिकारी घोषित होने का दावा करते थे, उन्होंने ही बकौल खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संपत्ति पर डाका डाला। वहीं जवाब में कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने सरकार से जो सवाल किए, उनके जवाब में ईडी को आगे कर दिया गया। अभी राहुल जी ने कुछ सवाल पूछे, कठिन सवाल हैं, सरकार जवाब नहीं दे पा रही, तो ईडी सामने आ गई। आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में जब जब राहुल गांधी ऐसे कठिन सवाल पूछेंगे, जवाब देने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स यही आएंगे। और अहम खबर है, वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बहस कल भी जारी रहेगी। कल भी सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल सरकार का पक्ष रखेंगे। सरकार का पक्ष रखने के बाद याचिकाकर्ता के वकील अपना पक्ष रखेंगे, अपनी दलीलें देंगे। याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, धारा 3D और E जेपीसी के सामने नहीं रखी गई। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने दावा किया कि जेपीसी रिपोर्ट में इसका जिक्र है। और देश भर में डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात एक खतरनाक सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा को दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के दौसा जिले से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी 1 साल की लंबी पड़ताल के बाद की गई। डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा आखिरकार दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सीरियल किलर को एक आश्रम से पकड़ा गया है। वहां वो एक फर्जी नाम से पुजारी के भेष में रह रहा था। दरअसल 67 साल का देवेंद्र शर्मा एक आयुर्वेदिक चिकित्सक था, लेकिन 1990 के दशक के मध्य में वो अपराध की दुनिया में चला गया। हत्या, अपहरण और मानव अंगों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहा। देवेंद्र शर्मा को दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में 7 अलग मामलों में उम्र कैद और एक मामले में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। देवेंद्र शर्मा साल 2002 से 2004 के बीच कई टैक्सी और ट्रक चालकों की हत्याओं में शामिल था। वो अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी यात्राओं के बहाने ड्राइवरों को बुलाता, फिर उनकी हत्या कर उनके वाहनों को ग्रे मार्केट में बेच देता था। इसकी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रही है। कई सारे मर्डर केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, जिस वजह से इनफेमसली डॉक्टर डेथ नाम से ये जाना जाने लगा। कई सारे सीरियल किलिंग के इंसिडेंट्स हैं। करीब 26-27 केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक पाई गई है और 6-7 केसेस में ऑलरेडी कन्विक्शन हो गई है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई है। इधर वाराणसी में संकट मोचन मंदिर के महंत के घर हुई चोरी मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस एनकाउंटर में 3 आरोपियों को गोली भी लगी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संकट मोचन मंदिर के घर से करोड़ों की चोरी मामले के बाद हड़कंप मच गया था। पुलिस ने आनन फानन में एक्शन शुरू किया। वाराणसी जिले के रामनगर क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र के घर में हुई 1 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी का पर्दाफाश हो गया। इस मुठभेड़ में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 3 के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने चोरी किए गए सभी जेवरात और नकदी भी बरामद कर ली है। इस मामले में सामने आया कि चोरी करने वाले बदमाश महंत के यहाँ काम करते थे। सूचना मिली थी और सर्विलांस के माध्यम से इनको ट्रेस किया जा रहा था, तो इनकी लोकेशन जो है रामनगर के एक देहात एरिया में आ रही थी। इसी को लेकर के पुलिस की टीम द्वारा दबिश दी गई और उसी में आपस में फायरिंग एक्सचेंज हुई है। संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र के तुलसी घाट स्थित आवास से रविवार को दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच चोरी हुई थी। वे उस समय दिल्ली में थे। एफएसएसआई ने केमिकल का इस्तेमाल कर फलों को पकाने और चमकाने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सभी राज्यों से ऐसे फल विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने की सिफारिश कर दी गई। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसआई ने देश के तमाम राज्यों को चिट्ठी लिख के ये कहा है कि तमाम मंडियों के अंदर और जहां पे जो वेयर हाउसेज हैं, जहां पे फ्रूट्स रखे जाते हैं, वहां पे छापेमारी की जाए
क्योंकि बड़े पैमाने में देश में इस तरह के एप्पल, इस तरह के केले आ रहे हैं जिसे जल्दी पकाने के लिए कई तरह की गैसेस का प्रयोग किया जा रहा है और इसके साथ साथ उसको वैक्स लगा के चमकाने की कोशिश की जा रही है। इथिलीन ही किसी फल को पकाने का काम आता है। नेचुरल कोर्स में जब पेड़ पे फल होता है, पकता है, तो उसमें इथिलीन गैस का ही प्रयोग होता है, लेकिन वो प्राकृतिक गैस है। अब इसको बनाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड आपने लिया, लेकिन एज ए साइड इफेक्ट क्या दिया? उस फल पे किस चीज़ का लेप हो गया? आर्सेनिक, एसिटिलीन, फास्फोरस, जो कैंसर फॉर्मिंग एजेंट है। इमीडिएट इफेक्ट है मुंह में जलन, गले में जलन। अगर आप फल खाते हैं, आपके गले में चोकिंग सेंसेशन हो, जलन हो, मतलब समझिए कि ये कैल्शियम कार्बाइड से पकाया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बाउंसर शब्द के इस्तेमाल पर चिंता जताई है और ये कहा है कि ये शब्द डर और आतंक फैलाता है। आपने अक्सर बार और पबों के बाहर हट्टे कट्टे लोग तैनात देखे होंगे। कई बार लोग पर्सनल सिक्योरिटी में भी इन्हें लेकर चलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इन्हें बाउंसर कहते हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए बाउंसर शब्द के इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि ये शब्द जनता के मन में डर और चिंता पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये समझ से परे है कि राज्य सरकार ऐसी एजेंसियों को बाउंसर शब्द इस्तेमाल करने की इजाजत कैसे दे रही है। कोर्ट ने कहा, राज्य का इस शब्द को नजरअंदाज करना और इसके नकारात्मक अर्थ को अनदेखा करना चिंताजनक है। कोर्ट ने अपनी भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा कि वो सरकार को इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील करना चाहता है। मुंबई लोकल ट्रेन में एक शख्स ने महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। रिपोर्ट देखिए। मुंबई लोकल ट्रेन का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स की एक महिला को लेकर किसी बात पर झड़प हो जाती है और वो उसे ट्रेन में सबके सामने मारने लगता है। ट्रेन में मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है और लगातार महिला पर अटैक करता नजर आ रहा है। 29 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी और महिला के बीच जोरदार बहस होती है। फिर वो आदमी खड़ा होता है और महिला पर हमला कर देता है। वो एक लंच बॉक्स बैग से लगातार उस पर वार करता है। घटना दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बे में घटी। दिव्यांगों के डिब्बे में साधारण यात्रियों द्वारा यात्रा किए जाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। जो इसम था, उन्होंने उसके साथ में जो लेडी थी, उन्होंने मिलके ये महिला को हाथ से उनकी छाती के ऊपर, पीठ के ऊपर मारहान किया। वहीं जीआरपी पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। हो गई घटना। अभी हम लोग को मारते डायरेक्ट, हम लोग को बैठने के लिए मिलता नहीं है, हम लोग को हैंडीकैप लेके हम लोग को बैठने के लिए जगह नहीं। राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। अकेले राजस्थान के 6 जिलों में तापमान रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में तापमान 47 डिग्री पार जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। ये भीषण गर्मी का दौर है और राजस्थान में इस वक्त जो कई जिले हैं वो भीषण गर्मी की चपेट में है। राजधानी जयपुर में खड़ा हूं और ये है रामबाग चौराहा। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीषण गर्मी से बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, वाहन चालकों को बचाने के लिए ग्रीन शेड लगाए गए हैं चौराहों पर। और आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 जगह पर जो है ग्रीन शेड लगाए गए हैं। और चिकित्सा विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है भीषण गर्मी को देखते हुए कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ने वाली है, 9 तपा शुरू होने वाला है, तो लोगों को जो है समझाइश के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हीट स्ट्रोक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ये बताने के लिए एडवाइजरी जारी की है। और उसके साथ साथ में एक बड़ी जो है चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने और साफ तौर पर कहा है कि 6 से 7 जिलों में, यानी कि 6 से 7 जिलों में तापमान जो है वो 47 डिग्री से ऊपर जा सकता है। यानी कि भीषण गर्मी का दौर है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है और आने वाले दिनों में भी जो भीषण गर्मी है वो लगातार जो है राजस्थान में जारी रहेगी। मेरे सहयोगी जतिन के साथ ध्वजारिया, TV9 भारतवर्ष, जयपुर। और हैदराबाद से एक भीषण सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें 3 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का ये दिल दहला देने वाला वीडियो हैदराबाद के हयात नगर का है, जहां एक कार सामने से आ रहे ट्रक में जा टकराई। हादसा पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार बेहद ज्यादा थी। हादसे के वक्त 3 छात्र कार में ही मौजूद थे, जिनकी इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचे। जब तक घायलों को बाहर निकाला जा सका तब तक उनकी जान जा चुकी थी। जिन छात्रों की मौत हुई है उनकी उम्र 22 से 24 साल के बीच थी। हादसे में एक शख्स घायल भी हुआ है जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद कई वीडियो भी देखिए। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ट्रक से टकराने के बाद कार का आगे का हिस्सा ट्रक के नीचे दब गया। कार की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार क्या रही होगी। कार को एक ट्रैक्टर की मदद से खींचकर बाहर निकालना पड़ा। कार से टक्कर की वजह से ट्रक का भी आगे का हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया। सड़क पर तेज रफ्तार जानलेवा हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग इस तरह के सड़क हादसों से सबक नहीं लेते। महाराष्ट्र में बारिश के बीच हादसों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बुल्ढाना में बारिश के चलते कहां हुआ हादसा, देखिए ये रिपोर्ट। देखिए कैसे ट्रैक्टर एक नदी में जा गिरा। ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा नदी के अंदर गिरा हुआ देखा जा सकता है, तो वहीं आगे का हिस्सा पुल के ऊपर ही लटका हुआ दिख रहा है। तस्वीरें बुल्ढाना के महकर तालुका की है, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से पेनगंगा नदी पर बने इस पुल पर कीचड़ जमा हो गया, जो इस हादसे की वजह बना। यहाँ से गुजर रही गाड़ियां कीचड़ में फिसल गई और इसी कीचड़ के बीच से आवाजाही करना इस ट्रैक्टर चालक के लिए काफी खतरनाक साबित हुआ और यह हादसे का शिकार हो गया। जब ये ट्रैक्टर यहाँ से गुजरा तो कीचड़ में फिसलकर नदी में जा गिरा। किसी तरह से ट्रैक्टर चला रहे शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन वो ट्रैक्टर को नदी में गिरने से बचा नहीं सका। पेनगंगा नदी पर बना ये पुल आवाजाही का मुख्य रास्ता है। ऐसे में जल भराव के चलते पहले भी यहाँ पर हादसे होते रहे हैं, जिन्हें देखते हुए प्रशासन को इससे निपटने के लिए इंतजाम करना चाहिए। महाराष्ट्र में मानसून से पहले की बारिश ही हादसों की वजह बन रही है। ऐसे में मानसून के समय क्या हालात हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और पुणे में भारी बारिश की वजह से हालात बदतर हो गए हैं। इसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुणे में भारी बारिश हुई। इसके बाद आज पुणे में भी प्री मानसून बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। पुणे के स्वारगेट, कोथरूड, कर्वेनगर, शिवाजीनगर और कटराज में भारी बारिश जारी है। तेज हवा और भारी बारिश के कारण कई जगहों पर बिजली सप्लाई बाधित हो गई। अगर देखें तो पुणे में बेमौसम बारिश के कारण हालात काफी बदहाल हो गए हैं। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव देखने को मिला। पुणे के लोहगांव में सोमवार रात 9:45 पर सबसे ज्यादा 39.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए, जिससे कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले कई दिनों तक कई इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही तेज हवा चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं जलभराव के बाद सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि सरकार ने मानसून से पहले क्या तैयारी की है, उसकी पोल पहली बारिश में ही खुल गई है। ऐसे में मानसून के दौरान क्या हालात हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। असम की राजधानी गुवाहाटी में भारी बारिश हुई है और इसके चलते कई सड़कें और इलाके जलमग्न हो गए हैं। ट्रैफिक जैम हो गया है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि असम में तेज बारिश के साथ किस कदर तेज हवाएं चल रही है। दरअसल असम की राजधानी गुवाहाटी में सोमवार की रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई सड़कें और रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं। इससे ट्रैफिक रुक गया है और लोगों को बहुत परेशानी हुई है। शहर के कुछ हिस्सों में लोगों को घुटनों तक पानी में चलना पड़ा। कई जगहों पर पानी कई फीट तक भर गया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक असम के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार असम के पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है और कुछ स्थानों पर बारिश 200 मिलीमीटर तक हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि गुवाहाटी शहर में लगातार बारिश से जल भराव बढ़ सकता है। वहीं आवास और शहरी मामलों के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मेघालय की पहाड़ियों से आने वाले पानी के कारण शहर में और भी दिक्कतें आ रही हैं। सरकार पानी निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक ये ज्यादा सफल नहीं हो पाई है। अब एक अहम खबर, भारतीय नौसेना कर्नाटक के कारवार में नेवी बेस में स्टिच तकनीक से बनाए गए जहाज को आज अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। महासागर में भारत के गौरवशाली इतिहास और उसकी समृद्ध परंपरा को नौसेना फिर से आगे बढ़ा रही है। पुरानी कला को जीवित रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। भारत आधुनिक दौर में जहां एयरक्राफ्ट कैरियर तक बना चुका है, वहीं लकड़ी के जहाज को फिर से बनाकर भारत ने अपनी डिजाइनिंग ताकत का लोहा मनवा लिया है। भारतीय नौसेना कर्नाटक के कारवार में नेवी बेस से सिले हुए जहाज को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। ये जहाज अजंता पेंटिंग से प्रेरित 5वीं शताब्दी के जहाज का नया रूप है, जिसे भारतीय नौसेना ने नई तकनीक से फिर से जीवित कर दिया है। पुराने समय में महासागर में जाने के लिए जिस तकनीक से जहाज बनाए जाते थे, उसे स्ट्रिच तकनीक कहते हैं। इसी तकनीक से बने इस जहाज को नौसेना में शामिल किया जा रहा है। इस जहाज को पूरी तरह से लकड़ी से बनाया गया है, जिसमें किसी भी धातु का उपयोग नहीं किया गया है।
लकड़ियों को जोड़ने के लिए रस्सी, नारियल फाइबर और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया है। मास्टर शिपराइट बाबू शंकरन के नेतृत्व में केरल के कारीगरों ने इसे बनाने में पूरी तरह से पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया। मुनीर को मिले प्रमोशन पर पाकिस्तान में ही सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकारों ने भी इसे लेकर सवाल उठाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल पद पर दिए गए प्रमोशन का जबरदस्त विरोध भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका और कई वरिष्ठ पत्रकार मुनीर के प्रमोशन पर भड़क गए हैं। पाकिस्तानी पत्रकार नजर अब्बास ने कहा है कि आसिम मुनीर ने ऐसा क्या किया जो उसे फील्ड मार्शल बनाया गया है। उधर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रिजर्व बैंक के जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 7 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया में जारी हलचल के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। न केवल घरेलू मांग में बढ़ोतरी हो रही है बल्कि निर्यात भी बढ़ रहा है। रुपया भी मजबूत बना हुआ है। नतीजा ये हुआ है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि हुई है। 16 मई को जारी रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 9 मई 2025 तक विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 7 महीनों के उच्चतम स्तर को छूते हुए 690.61 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। 2 मई 2025 को खत्म हुए हफ्ते के मुकाबले 9 मई 2025 को खत्म हुए हफ्ते में 4.6 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान भारत के विदेशी मुद्रा संपत्ति में साधारण इजाफा हुआ और ये 581.17 बिलियन डॉलर से बढ़कर 581.37 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 में अब तक के अपने उच्चतम स्तर 704.89 बिलियन डॉलर पर पहुंचा था। इस बीच आरबीआई ने बताया है कि 9 मई 2025 को भारत का स्वर्ण भंडार 86.33 बिलियन डॉलर हो गया। इससे पहले ये 81.82 बिलियन डॉलर था। 28 मार्च को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 665.396 बिलियन डॉलर था। बीच में नीचे गिरने के बाद इसमें फिर सुधार हुआ है। मुंबई में भारी बारिश के साथ आज शाम के लिए हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों को समुद्र के किनारे जाने से परहेज करने की सलाह दी है। मुंबई में भी भारी बारिश के बाद अब हाई टाइड का खतरा मंडराने लगा है। मुंबई के मरीन ड्राइव पर हाई टाइड की लहरें उठ रही हैं, जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए शाम 6:30 पर 3.81 मीटर की हाई टाइड का अलर्ट जारी किया है। वहीं मुंबई में समंदर किनारे हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है। साथ ही रेस्क्यू टीम को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। जुहू चौपाटी पर हम नजारा आपको दिखाना चाहेंगे। समुद्र में कितनी तेज लहरें उठ रही हैं। हालांकि जो हाई टाइड है वो सुबह 5:30 बजे 2.8 मीटर की हाई टाइड थी, लेकिन उसका असर अभी भी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। समुद्र की लहरें हम दिखा सकते हैं आपको कि किस तरह से तेज है और यहाँ पर जितने भी जो वॉलंटियर्स हैं, जितने भी लाइफ गार्ड्स हैं, वो लोगों को पानी में, समुद्र के पानी में अंदर न जाने की हिदायत दे रहे हैं। इस वजह से लाइफ गार्ड्स आपको अलग अलग जगह पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में भारी बारिश रहने की संभावना जताई है, जिससे मुंबई में समुद्र का जलस्तर और बढ़ सकता है। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से मुंबई में कई जगहों पर अभी जलभराव की समस्या बनी हुई है। ऐसे में बारिश और होती है तो लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ सकती है।